मॉर्निंग टाइम्स टाउन अब भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। मुंबई के सीएसटी पर हमारी मौजूदगी, यहीं से देश दुनिया की बड़ी खबरें अगले 2 घंटे तक आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार बीतते दिन के साथ में लॉ एंड ऑर्डर और भी ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सरकार के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम यक्ष रखा गया है। ये एक एआई से जो आधारित ऐप है, इसके थ्रू जो होगा काम, उसमें माफियाओं की जितनी भी कुंडली है वो खंगाली जाएगी। यानी आप एक क्लिक करेंगे और माफिया की पूरी कुंडली आपके सामने आ जाएगी। और इसी की तर्ज पर आगे के ऑपरेशंस को अंजाम फिलहाल दिया जा रहा है। यक्ष एप्लीकेशन में रियल टाइम अलर्ट, एआई फीचर्स और साथ साथ फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है। यूपी में पुलिस अधिकारियों के सबसे बड़े मंथन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यक्ष एप्लीकेशन को लॉन्च किया। यक्ष ऐप में रियल टाइम अलर्ट है, एआई फेस रिकॉग्निशन है, वॉइस सर्च है, क्राइम जीपीटी है, गैंग एनालिसिस की एक एक जानकारी पहले से फीड रहेगी। अब आपको खबर बताते हैं बिहार से, जहां पर तेज प्रताप यादव ने अपने लिए सिक्योरिटी की मांग की है। दरअसल तेज प्रताप ने सिक्योरिटी की मांग इसलिए की है क्योंकि पूर्व प्रवक्ता से उन्होंने अपनी जान को खतरा बता दिया है और इसीलिए पुलिस प्रशासन से सिक्योरिटी की मांग उठा दी है। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा उनकी तरफ से मांगी गई है। सम्राट चौधरी को उनकी तरफ से लेटर लिखा गया और लेटर में ये मांग की गई है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। हमको खतरा है तो इसलिए सुरक्षा का हमने मांग किया है। कब कहाँ मेरा हत्या हो जाए। आप देखे रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार हमने सम्राट चौधरी जी को भी पत्र लिख करके देने का काम किया है और सचिवालय थाना में भी एफआईआर कराने का काम किया है। आपके प्रवक्ता ने बेउर थाना में आपके अब वो प्रवक्ता था, अब है नहीं, अब वो खूनी अपराधी हो गया है। और खबरों में बात कर लेते हैं ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा की, जिनका बीते दिन रिसेप्शन हुआ ऑर्गेनाइज और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत करी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के लिए नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी पहले ही पहुंचे थे और उसके बाद में जब उनका रिसेप्शन हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इस बीच प्रधानमंत्री के साथ साथ में कई सारे और भी बड़े दिग्गज जो सेलेब थे और जो नेता मंत्री थे, उनका जमावड़ा देखने को मिला। तो आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने इसी साल जनवरी में शादी की थी। तब परिवार के कुछ लोग ही शादी में शामिल हुए थे। शादी के करीब 11 महीने के बाद ओलंपिक चैंपियन ने ग्रैंड रिसेप्शन दिया है। अब आपको खबर बताते हैं मुर्शिदाबाद से, जहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। अब ऐसे में आज से ईंट जोड़ने का काम शुरू होने वाला है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा 6 दिसंबर की वो तारीख जब बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी और अब ईंट से ईंट जोड़ने का काम आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। तो टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर इस वक्त जोरों शोरों से बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद में काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से अलग पार्टी का ऐलान भी किया गया और अब ऐसे में ईंट जोड़ने का काम भी किया जाएगा। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2026 के आगाज के साथ ही पश्चिम बंगाल में और भी ज्यादा जो चुनावों की तारीखों को लेकर गर्माहट है, जो सियासी पारा है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चुनाव विधानसभा के पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं। उसी से पहले ये सब कुछ किया जा रहा है। तो जहां पर शिलान्यास हुआ है उसी के पास में बाउंड्री का काम शुरू होने वाला है। बंगाल में ये बाबरी मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद बन रहा है, पूरा देश भर में चर्चा है। इसके बारे में आपको क्या अलग से कुछ टिप्पणी या फिर कुछ आपका कुछ राय इसके बारे में? कहाँ बन रहे हैं? मैं तो खाली ईंटा पड़ा हुआ देखा हूँ, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होगा तब सवाल पूछिएगा। भाई अनाउंसमेंट के बेसिस पे आप कैसे बोल दिया बन रहे हैं? बनना शुरू हो तब पूछिएगा। नहीं बनाए, लेकिन आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो आप और बीजेपी में फर्क क्या है, ये आप उनसे पूछिए। भाई आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो बीजेपी भी मंदिर बनाने का राजनीति किया और आप मस्जिद बनाने का कर रहे हो। और यही हुमायूं कबीर 2019 में बीजेपी का कैंडिडेट था। बाबरी मस्जिद वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो 92 में हुआ था। तो 27 साल बाद आपको रियलाइज नहीं हुआ, जब 2019 में जिस पार्टी ने बाबरी मस्जिद तोड़ा था उस पार्टी के कैंडिडेट बनने के लिए आप गए दिल्ली, बीजेपी ज्वाइन किया, तब आपको रियलाइज नहीं हुआ, पर अब रियलाइज हो रहे हो।
बिहार के जमुई से अब आपको खबर बताते हैं, जहां पर रेलगाड़ी की पटरी पे से उतर गई है रेलगाड़ी। यहां पर 19 डिब्बे हैं जो कि पटरी से उतरे हैं, जिसमें से 10 डिब्बे पुल से सीधा नीचे नदी में जा गिरते हैं। सीमेंट से लदी हुई मालगाड़ी अचानक से डीरेल हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, जिसके बाद में ये सभी डिब्बे कैसे गिरते हैं उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके बाद में यहाँ पर मदद के लिए भी जो वाहन है उन्हें पहुंचाया जाता है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक सिमुल तला से सटे टेलवा हॉल्ट के पास में बरुआ नदी पुल पर सीमेंट लदी एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। यह हादसा करीबन रात 11 बजे का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये मालगाड़ी जसीडीह से जाझा की ओर जा रही थी, तभी अचानक से तेज आवाज की वजह से डिब्बे बेपटरी हुए और तेज आवाज अचानक से सुनाई देती है, तभी 10 डिब्बे सीधे पुल से नीचे नदी की ओर गिर जाते हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे 19 डिब्बे बेपटरी हो जाते हैं। हादसे में मालगाड़ी के 10 डिब्बे नदी में जा गिरते हैं। अप डाउन रेल परिचालन पूरी तरीके से ठप हो गया है। तो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। 19 डिब्बे थे जो कि पटरी से नीचे उतर गए। अब आपको खबर बताते हैं दिग्विजय सिंह से जुड़ी हुई। उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को सुधार की जरूरत है। इसके साथ साथ में आरएसएस की क्षमता के वो कायल हैं, ये बात उनके द्वारा कही गई है। एक तरीके से आरएसएस की सराहना करते हुए अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सवाल कैसे उनके द्वारा खड़े किए गए हैं, आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहाँ चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूँ। अब आपको खबर बताते हैं मध्य प्रदेश से, जहां के गांव में भूमाफियाओं ने जो पूरी जमीन है उस पर कब्जा कर लिया और जो कुछ जमीन बची है उस पर भी भूमाफियाओं की नजरें गड़ी हुई हैं। और इसी के बाद में वहाँ के जो गांव वाले थे वो प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि वो कलेक्ट्रेट के ऑफिस पहुंचे थे, मंत्री जी से गुहार लगाई थी, आप हमारी समस्याओं को निवारण कीजिए, हमें सुन लीजिए। लेकिन जब मंत्री जी अनजान बने रहे तो कैसे प्रदर्शन हुआ, आप देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में कलेक्टर ऑफिस में गांव वालों का जबरदस्त हंगामा मचा है। जिस कार को गांव वाले घेरने की कोशिश कर रहे हैं उसमें प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा हैं। मंत्री जी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन प्रभारी मंत्री के पास गांव वालों की शिकायत सुनने की फुर्सत नहीं थी, जिसके बाद गांव वाले नाराज हो गए और प्रभारी मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान एक महिला ने मंत्री जी की गाड़ी का घेराव कर लिया, बल्कि उनकी गाड़ी के आगे लेट गई। तभी कुछ पुलिस वाले आए, महिला को गाड़ी के आगे से हटा दिया। दरअसल हंगामा कर रहे ये लोग गुरदई गांव के हैं, जिनकी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और उन्हीं की शिकायत लेकर ये सामाजिक न्याय मंत्री और निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से मिलने आए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके लिए रोगिए हमने न्याय मांगा है, हमने हमारी जमीन हड़प ली है, तुझे कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या मांग करने आए? अब ये मांग करने आए थे कि जो हमारी मांग है तो हमें वापस दिलाया जाए 2009 को। गांव वाले लगातार हंगामा करते रहे, मंत्री जी से उनकी गुहार सुनने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन मंत्री जी ने उनकी बात सुनना तो दूर, एक बार कार से नीचे उतरने तक की जहमत नहीं उठाई। इस दौरान महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई। यहाँ तो पुलिस वालों ने धक्का दिया तो हम उनकी पाँव पे गिर पड़े, पीछे से पुलिस वालों ने मारा है हमें। क्यों धक्का क्यों दिया? हम पाँव पर जा रहे थे, उनके मंत्री जी की न्याय मांगने जा रहे थे। मंत्री जी से नहीं मिलने दिया? मंत्री जी से नहीं मिलने दिया हमें। क्या मांग क्या थी? आपकी जमीन की मांग आती थी।
क्या हो गया जमीन? जमीन को घुमा भी ना, हमारी जमीन हड़प ली है, रातों रात किसी भी चला दी है। गांव वालों का आरोप है कि पर्यटक नगरी ओरछा से सटी होने के चलते उनकी बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं की नजरें हैं, जिन पर वो प्रशासन की मिलीभगत से कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए भूमाफिया कभी वृक्षारोपण के नाम पर या फिर किसी और बहाने से उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कई दफा कोशिश कर चुके हैं और कुछ जमीनों पर तो कब्जा कर भी लिया है, लेकिन कई बार शिकायतों के बावजूद उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बात करते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के खिलाफ में एक महिला ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अब आप सोचिए कि विरोध प्रदर्शन भी ऐसा वैसा नहीं, हाथ में झाड़ू लेकर सड़क पर महिला उतर आई। दरअसल जो महिला है उसका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया गया था। उसके बाद किस तरीके से महिला पूरी तरीके से फायर होती हुई नजर आई, आप देखिए। मोतिहारी जिले के सुगौली नगर में शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कथित लापरवाही से तंग आकर एक महिला ग्राहक ने बैंक परिसर में जमकर हंगामा किया। हाथ में झाड़ू लिए महिला ने बैंक में जमकर तोड़फोड़ की। महिला ने बैंक के दरवाजे का शीशा तक तोड़ दिया, जिसके चलते कुछ देर के लिए पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल हंगामा कर रही महिला का नाम बिंदा देवी है, जो सुगौली की रहने वाली है। महिला का आरोप है कि उसने बैंक से लिया गया पूरा लोन समय पर चुका दिया था। बैंक की ओर से उसे एनओसी भी जारी कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद उसका नाम अब भी डिफॉल्टर सूची में दर्ज है। सिविल स्कोर में कोई सुधार नहीं किया गया। बिंदा देवी ने दावा किया कि वो पिछले कई महीनों से बैंक के चक्कर काट रही थी, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला, कोई ठोस समाधान नहीं मिला। बार बार फरियाद के बाद भी जब बैंक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आक्रोशित महिला ने बैंक परिसर में झाड़ू और बांस के बल्ले से तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान बैंक के कांच लगे दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए, ग्राहकों में दहशत फैल गई और घटना के बाद बैंक का कामकाज कुछ देर के लिए ठप हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस महिला पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इस दौरान महिला का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पुलिस वाले भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। हालांकि महिला के दावे पर जब बैंक के ब्रांच मैनेजर से सवाल किए गए तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बैंकिंग दस्तावेज, एनओसी और सिविल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर बैंकिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या सिस्टम की सुस्ती और लापरवाही ने एक आम महिला ग्राहक को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर कर दिया? जवाब जांच के बाद ही सामने आ जाएगा।